नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंकित जी। और चर्चा क्या करें, चर्चा ही चर्चा है, वो भी राजनीति की, क्योंकि दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, साथ ही साथ दिल्ली में एमसीडी का दंगल है। कुल मिलाकर देखें तो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच गुजरात में, दिल्ली में और हिमाचल में तीनों जगह वार पलटवार का दौर जारी है जी। सबसे पहले गुजरात का रुख करते हैं जी। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गुजरात को उम्मीदों के नज़र से देख रही है, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी की संभावनाएं गुजरात में किस तरह की है? क्या सिर्फ ये मीडिया के लिए है या वाकई ज़मीन पर आम आदमी पार्टी के लिए संभावनाएं गुजरात में है? देखिए, हमने देखा कि जो अरविंद केजरीवाल हैं लगातार वहाँ पर जा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहाँ तक कि वो इतने ज़्यादा उत्साहित हैं कि उन्होंने अपना सीएम कैंडिडेट भी आम आदमी पार्टी का उसके नाम का ऐलान कर दिया है। हमने देखा था कि उत्तराखंड में भी उन्होंने सीएम कैंडिडेट का ऐलान किया था और गोवा में भी ऐसा ही किया था और गोवा में भी कहा था कि सरकार बनने जा रही है और उत्तराखंड में भी कहा था। लेकिन हुआ क्या? जहाँ तक गुजरात की बात है तो गुजरात में आम आदमी पार्टी, अगर हम देखें तो जब सूरत में नगर निगम चुनाव हुए तब वहाँ पर एंट्री की और 26-27 सीटें जीतकर उन्होंने एक अच्छा अपना प्रदर्शन किया था। लेकिन विधानसभा चुनाव एक अलग विषय है। नगर निगम का चुनाव उस इलाके में है, किसी इलाके में तो वहाँ के अपने अलग मुद्दे होते हैं। लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें अलग मुद्दे होते हैं, विधानसभा के चुनाव में अलग मुद्दे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर है, एम फैक्टर, जिसको हम कहते हैं मोदी फैक्टर। तो जब नरेंद्र मोदी फैक्टर चलता है तो बाकी कोई फैक्टर चल नहीं पाता है। और ये हम पिछले लगातार, वैसे तो 27 साल से बीजेपी वहाँ पर गुजरात में है सत्ता में, लेकिन अगर आप पिछले जब से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब से अब तक का इतिहास उठाकर देख लें तो नरेंद्र मोदी के आगे कोई भी फैक्टर वहाँ चल नहीं पाता है। और अगर हम 2022 के चुनाव की तुलना 2017 से करें तो 2017 में बीजेपी के समक्ष मुश्किलें इसके लिए थी क्योंकि पटेलों का आंदोलन चल रहा था, जीएसटी नया नया आया था। लेकिन इस बार वैसी कोई चुनौती है नहीं। मोरबी की जो घटना हुई, दुखद घटना हुई, जिसको विपक्ष ने एक मुद्दा बनाने का प्रयास भी किया, तो वो मुद्दा इसलिए नहीं बन पाया कि घटना के अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे, जो घायल थे उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और प्रशासन के साथ जो एसडीएम के ऑफिस में बैठकर उन्होंने समीक्षा बैठक की, किस तरीके से घटना की जांच होनी चाहिए, दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए और इस घटना से जो सबक मिले हैं उसको सिर्फ मोरबी में ही नहीं और भी अन्य जगह लागू किया जाना चाहिए। इसको लेकर प्रधानमंत्री संवेदनशील दिखे। और इस चुनाव में आप देखिए कि थोड़ा सा ये जो आम आदमी पार्टी वहाँ पर पहुँच के तैयारी कर रही है या कांग्रेस अपनी संकल्प यात्रा निकाल रही है, उससे पहले हमको देखना चाहिए कि बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कब करी। बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी पिछले साल सितंबर में जब वहाँ पर मुख्यमंत्री को बदला गया था और पटेल समुदाय से भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। आप देखिए कि और उसके बाद फिर हार्दिक पटेल की भी अभी कुछ समय पहले बीजेपी में एंट्री हुई। तो एक जो पटेल समुदाय उद्वेलित था 2017 के चुनाव में, उस समय राफेल को भी लेकर आए थे राहुल गांधी, वो भी एक बड़ा मुद्दा बनाया था, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। तो कहीं ना कहीं एक और उस समय शायद राहुल गांधी जितने प्रभावी नजर आ रहे थे और उन्होंने जितनी सक्रियता से चुनाव में भाग लिया था, इस बार वैसी स्थितियां भी नहीं है। कांग्रेस के किसी बड़े नेता की अब तक जनसभा ही नहीं हुई है वहां पर। और अब देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पर एक बार जरूर गए थे, लेकिन अभी हाल ही में, लेकिन वो तब गए थे जब वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, तब वो हर राज्य में जा रहे थे। उस दौरे के अंतर्गत वो वहाँ पर गए थे। अध्यक्ष बनने के बाद वो वहाँ पर अभी तक गए नहीं हैं। वो ठीक है कि उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन लिस्ट जारी करना ही सब कुछ नहीं होता। आप देखिए कि इस बार कांग्रेस की स्थिति इसलिए भी कमजोर है क्योंकि अहमद पटेल नहीं है। अहमद पटेल होते थे तो संगठन की वहां पर हालत थोड़ी सी बेहतर थी, लेकिन अभी संगठन निष्क्रिय नजर आ रहा है। और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हाल ही में कहा था कि कांग्रेस घर घर जाकर गांवों में संपर्क कर रही है, तो उससे भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसलिए माना गया क्योंकि कांग्रेसी उस पर खुद विश्वास करने को राजी नहीं थे कि हम घर घर कब जा रहे हैं। एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या आप जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, हम तो नहीं जा रहे, तो जा कौन रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी क्या कर पाएगी चुनाव में, इस पर सबकी निगाह है। अब आप देखिए कि लोग कहते हैं कि वो अगर वोट काटेगी तो वो काटेगी, कांग्रेस के वोट काटेगी, बीजेपी का नुकसान नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो वो जो आम आदमी पार्टी है उसने बीजेपी की तरह
शहरी पार्टी होने में सफलता हासिल की है। तो अगर शहरी पार्टी किसी का वोट काटेगी तो शहरी पार्टी का ही काटेगी, तो शहरी पार्टी मानी जाती है बीजेपी। तो क्या बीजेपी की वोट काटेगी, इस पर सबकी निगाह रहेगी। और अगर हम बात करते हैं गुजरात में गांव की, तो देखिए गांव में भी आज ठीक है कि बीजेपी का बड़ा संगठन है और बीजेपी खास तौर पर गांव में भी अपनी पकड़ बनाने को मजबूत हुई है। और खास तौर पर जिस तरह से विकास के काम हुए हैं गुजरात के गांव में, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, अन्य बुनियादी सुविधाओं की बात हो, प्राथमिक स्कूलों की बात हो, जो महाविद्यालय हैं उनकी बात हो, वो सब चीज़ों की में स्थिति सुधरी है। लेकिन फिर भी अगर आदिवासी इलाकों में देखें तो बहुत सारी जगह पे कांग्रेस मजबूत है और आम आदमी पार्टी का संगठन गुजरात के गांव में नहीं है। आपने जितनी भी रैलियां देखी होंगी अभी अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की, भगवंत मान की, या उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो भी रैलियों के बारे में आपने देखा होगा कि कहीं रैली हुई है तो सारे शहरी इलाकों में हुई है। तो गांव में जब वोट पड़ेंगे तो क्या आम आदमी पार्टी को पड़ेंगे? और मुझे नहीं लगता कि पहली बार कोई पार्टी वहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और पहली बार ही मतदाता विश्वास करके उसको सरकार बनाने का दायित्व सौंप देंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं। आपने देखा होगा कि हाल ही में 2 सर्वेक्षण आए हैं जो चुनाव की घोषणा होने के बाद एक जनता की राय ली गई है। उसमें दोनों ही सर्वेक्षणों में ये चीज सामने आई है कि बीजेपी 100 को क्रॉस कर रही है। मेरा अपना अनुमान है कि बीजेपी 100 को क्रॉस करेगी, क्योंकि वहां पर काम हुए हैं और जो काम हुए हैं उसमें अधिकांश ऐसे हैं जो लगातार सतत चल रहे हैं। तो देखिए गुजराती जो हैं वो अधिकतर लोग बिजनेस माइंडेड हैं और जो बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होता है वो नहीं चाहता कि मेरा जो काम सुचारू रूप से चल रहा है उसमें कहीं कोई बाधा आए, किसी दूसरे की सरकार बन गई, कब कहाँ क्या रुक जाएगा, क्या बदलाव आ जाएगा। तो लोग वो चाहते हैं कि हमारा काम चलता रहे। तो वो शायद मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ ही जाना पसंद करेंगे। देखिए मतदाता का निर्णय क्या है वो तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो हमको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वहां पर एम फैक्टर यानी मोदी फैक्टर चलने वाला है और वही चलेगा। और इस चुनाव को चूंकि अमित शाह फ्रंट से लीड कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी ज़्यादा उनकी रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री की भी रैली हो रही है, लेकिन संगठन से जुड़े जितने भी काम हैं, चाहे जो चुनावी रणनीति बनानी हो, रूपरेखा बनानी हो, सब में अमित शाह फ्रंट से लीड कर रहे हैं। और 2017 के चुनाव में हमने खास तौर पर अमित शाह को काम करते करीब से देखा था। गुजरात में विधानसभा चुनाव के समय किस तरीके से वो एक एक चीज़ की बारीक से बारीक मॉनिटरिंग करते हैं। तो मुझे लगता नहीं, कोई मेरे को शंका नज़र नहीं आती है कि वहाँ पर बीजेपी लगातार 7वीं बार चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन सर दिल्ली में भी तो एमसीडी चुनाव का ऐलान हो गया है जी, लेकिन दिल्ली में साफ सफाई, कूड़ा कचरा, पहाड़, कचरों का पहाड़, इन तमाम पर चीज़ों पर राजनीति हो रही है। भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। दिल्ली में चूँकि अब परिस्थितियाँ नहीं है, दिल्ली में अब 250 सीटों पर चुनाव होने हैं, परिसीमन हुआ है। दिल्ली में किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं फिलहाल? देखिए दिल्ली में अगर हम देखें अभी अरविंद केजरीवाल के समक्ष चुनौती ये है कि अब चूंकि जो दोनों मतदान की तिथियां हैं, गुजरात की हों चाहे दिल्ली की हों, लगभग नज़दीक हैं। और अब अरविंद केजरीवाल गुजरात में ध्यान देते हैं या दिल्ली में ध्यान देते हैं, हमको ध्यान होगा कि दिल्ली में लगातार 3 बार से बीजेपी एमसीडी में है। कुछ बीजेपी नेता तो ये भी दावा करते हैं कि हमको एमसीडी में वरदान मिला हुआ है सत्ता में रहने का। तो वो ठीक है, मजाक में सब चीज़ें कुछ भी लोग कहते हैं, लेकिन इस बार जो मुकाबला है, पहले तो कांग्रेस भी मुकाबले में होती थी, लेकिन दिल्ली में भी कांग्रेस मुकाबले में नहीं दिखाई दे रही है। तो फाइट जरूर होनी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। लेकिन चूंकि ये चुनाव बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में होता है और 200-400 मत भी, यहाँ तक कि 10-12 मत भी परिणाम को पलट देने की ताकत रखते हैं। तो अब जो परिसीमन हुआ है उस परिसीमन पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत सारी सीटों के समीकरण बदल दिए हैं। देखना होगा कि क्या परिणाम रहते हैं। और अभी जो जनता है, जनता के समक्ष मुद्दे क्या हैं। अब आप देखिए कि चाहे बिजली की सब्सिडी थी, आपने उसको वैकल्पिक कर दिया है। बिल्कुल 15 नवंबर तक का टाइम भी है आपको अपना ऑप्शन बताने का। तो लोगों के समक्ष अभी इस समय मुद्दे क्या हैं। लोगों का जो जीना मुहाल हो रखा है, जिस तरीका का प्रदूषण है, बच्चों को, बुजुर्गों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी हमने देखा कि छठ पूजा के दौरान देश भर में जहां चमचमाते घाट थे, वहीं यमुना के जो घाट हैं वो उतने चमचमाते नहीं थे। यमुना को जहरीला बना दिया गया था। उसके पानी में जो ऐसा जहरीला रसायन छिड़का जा रहा था, बीजेपी ने आज तक के आरोप लगाया था। तो ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं
जिसको दिल्ली का मतदाता देख रहा है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी ऐसी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि ठीक है, दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछा हुआ है, लेकिन मेट्रो का जाल सिर्फ दिल्ली सरकार ने अपने अकेले बलबूते नहीं बिछाया है। ये केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक परियोजना है। उसमें ठीक है, दिल्ली सरकार की भी भूमिका होती है, लेकिन आप सारी जितनी योजनाएं चल रही हैं दिल्ली में, उसमें पूर्णतः भागीदारी अगर हम कहें तो दिल्ली सरकार की नहीं है, उसमें केंद्र सरकार का। और भी यहाँ पर हम दिल्ली में देखें तो एनडीएमसी है। अगर आप एनडीएमसी का इलाका देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा, एमसीडी का इलाका देखेंगे तो गंदा दिखेगा। वहाँ पर ये लड़ाई रहती है कि आप हमको फंड नहीं दे रहे हैं, तो वो कभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, कभी कोई अन्य कर्मचारी हड़ताल पर। तो ये सब तमाशा दिल्ली की जनता देख रही है और बड़ी समझदार है, फैसला जरूर करेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता, मैंने जैसा कहा, समझदार है, तो ये समझदारी वो ऐसे में दिखाते हैं कि सब कुछ एक पार्टी को नहीं सौंपते हैं। वो एक चीज़ एक आपको यहाँ देंगे कि ठीक है, एमसीडी में बीजेपी, वहाँ पर आम आदमी पार्टी, और ठीक है आप उधर काम करिए, आप इधर काम करिए, और एक दूसरे की अगर जो कमियां हैं उसको भी उजागर करते रहिए। एक ही पार्टी के पास सब कुछ चला जाएगा तो फिर वो निरंकुश भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के लिए राहत वाली बात है कि एक ही पार्टी को हर चीज नहीं सौंपी जाती है। जी। खैर, जो नतीजे हैं एमसीडी चुनाव के वो 7 दिसंबर को आएंगे। और मैं इसमें एक चीज, चूंकि गुजरात का मुझे एक तथ्य मेरे को अभी ध्यान आया, मैं गुजरात का एक तथ्य रखना चाहूंगा, क्योंकि गुजरात में एक रोजगार और विकास बड़ी चीज होती है किसी भी चुनाव में। और गुजरात में अभी हाल ही में जिस तरीके से एक साथ 3 बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो टाटा एयरबस वाला मामला हो, चाहे वेदांता का सेमीकंडक्टर का हो, चाहे आर्सेलर मित्तल का निप्पॉन का जो स्टील का प्लांट का एक्सपेंशन की बात हो, तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं और इससे रोजगार भी बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, विकास होगा। तो लोग इस मुद्दे को भी देख रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है सिर्फ एक नारा नहीं है, वो हकीकत भी है कि किसी और स्टेट में चला गया था जो प्रोजेक्ट, उसको गुजरात में ले आए। तो अगर नरेंद्र मोदी होंगे तो ही ये संभव हो सकता है। ऐसा बहुत से लोग जब बात करते हैं लोगों से, चाहे इंडस्ट्री के लोग हों चाहे आम लोग हों, तो वो ऐसा कहते हैं। ये बताना हमारा कर्तव्य था अपने दर्शकों को। बिल्कुल। और आखिरकार जैसा आपने कहा कि सर, सब कुछ जनता के हाथों में होता है और जनता फैसला करेगी कि किसकी सरकार बनानी है। फिलहाल चाय पर समीक्षा में आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले सप्ताह में। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।